नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे सामान्य वित्तीय लेखा नियम यानी जनरल फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स रूल्स के जो एमसीक्यूज अपने एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं उसके चैप्टर फर्स्ट के जो भी क्वेश्चंस अपने रिलेटेड होंगे प्रस्तावना से संबंधित उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है सामान्य वित्तीय लेखा नियम यानी GF&AR किन नियमों के पूरक नियम है। मतलब GF&AR किन रूल्स के सप्लीमेंट्री रूल हैं, उनके पूरक नियम कहलाते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, कोषागार नियम। मतलब जो ट्रेजरी रूल्स होंगे उनके पूरक नियम है, मतलब उनके सप्लीमेंट्री रूल्स हैं, उनके हिसाब से ये बने हुए हैं। फिर क्वेश्चन सेकंड है सामान्य वित्तीय लेखा नियम कब जारी किए गए। मतलब GF&AR कब पब्लिश हुआ, कब इसको जारी किए गए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन स आएगा 1952, मतलब साल 1952 में इसको जारी किए गए। ठीक है। थर्ड है सामान्य वित्तीय लेखा नियम जो राजस्थान सरकार द्वारा व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के लिए बनाए गए हैं, यह किस रूप में प्रसारित किए गए हैं। मतलब जो GF&AR हैं ये सरकार के जो भी राजस्व होगी, मतलब जो इनकम होगी जो भी, और जो एक्सपेंडिचर होगा उनके लिए बनाए गए हैं। मतलब किस हिसाब से आपको राजस्व जो है रेवेन्यू जो होगी उसको प्राप्त करना है और किस हिसाब से आपको एक्सपेंडिचर यानी व्यय करने हैं, उनके बारे में नियम है। तो ये किस रूप में प्रसारित हुए हैं, किस हिसाब से इनको इश्यू किया गया है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश। मतलब जो गवर्नर है राजस्थान के, उनने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाला है, उसके हिसाब से ये नियम बनाए गए हैं। फिर क्वेश्चन फोर्थ है सामान्य वित्तीय लेखा नियम को कितने खंड में विभाजित किया गया है। मतलब GF&AR के कितने वॉल्यूम है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा 2, मतलब 2 वॉल्यूम है GF&AR के। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, 2 वॉल्यूम में से फर्स्ट जो वॉल्यूम है उसमें 3 पार्ट हैं, उसके भाग अलग है और खंड अलग होते हैं। तो वॉल्यूम से मतलब अपने यहाँ को। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है अपना महालेखाकार का कार्य नहीं होता। मतलब जो AG होता है उसका कौन सा कार्य नहीं है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, कार्यालय की रोकड़ बही संधारित करना। मतलब जो केस बुक होगी उसको मेंटेन नहीं करता है महालेखाकार, AG उसको मेंटेन नहीं करता है, उसको ऑफिस के स्टाफ ही मेंटेन करता है। बाकी जो सरकार के लेखे रखना है या कार्यालय लेखों का अंकेक्षण करना, मतलब ऑडिट करना है, या विनियोग लेखे जो इन्वेस्टमेंट या जो एप्रोप्रिएशन के जो अकाउंट्स होंगे वो उनको AG रखता है, ये उसके कार्य हैं। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है राजस्थान सरकार के लेखे कौन सी संस्था रखती है। मतलब जो अकाउंट्स होंगे राजस्थान गवर्नमेंट के वो कौन सा इंस्टीट्यूट रखेगा, कौन सी संस्था उनको रखती है, मेंटेन करती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, महालेखाकार राजस्थान, जो मतलब राजस्थान का AG है वो इनको रखता है। क्वेश्चन सेवंथ है सरकार के विनियोग लेखे कौन सी संस्था रखती है। मतलब जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होंगे, जो विनियोग लेखे होंगे, उनको कौन सी संस्था रखती है सरकार की, राजस्थान सरकार की। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, मतलब उनको भी महालेखाकार ही रखती है, चाहे विनियोग लेखे हो चाहे लेखे हो, सिंपल दोनों को AG राजस्थान जो है वही रखता है। फिर क्वेश्चन 8 है विनियोग क्या है, मतलब एप्रोप्रिएशन क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, बजट की प्राथमिक इकाई में निधि का असाइनमेंट। मतलब जो प्राइमरी यूनिट होगी बजट की, उसमें जो फंड होगा उसको असाइनमेंट, मतलब उसमें अलॉट करने को विनियोग या अप्रोप्रिएशन कहते हैं। मतलब किसी भी बजट में हेड में पैसा देना, मतलब उसको विनियोग कहलाता है। फिर क्वेश्चन 9 है विस्तृत शीर्ष क्या है, मतलब डिटेल्ड हेड किसको कहते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, अनुदान मांगों के प्रयोजनार्थ विनियोग की प्राथमिक इकाई। मतलब जो आपकी ग्रांट डिमांड्स होगी उनके लिए जो भी विनियोग की प्राथमिक इकाई होगी, जो अप्रोप्रिएशन की जो प्राइमरी यूनिट होगी उसको विस्तृत शीर्ष बोलते हैं। फिर क्वेश्चन 10 है सामान्य वित्तीय लेखा नियम में बैंक से क्या आशय है। मतलब GF&AR जो रूल्स हैं इसमें बैंक से क्या आशय है, क्या डेफिनेशन दे रखी है, बैंक में क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों उसमें शामिल है। कौन कौन, SBI की शाखा जो RBI की एजेंट हो तथा RBI एक्ट 1934 के अनुसार कार्य कर रही हो, और मतलब जो भी SBI की जो भी ब्रांच होगी जो RBI की एजेंट हो, मतलब RBI बैंक की जो भी एजेंट होगी और RBI एक्ट के अनुसार कार्य कर रही हो, या SBI एक्ट 1959 की धारा 2 में परिभाषित अन्य सहायक बैंक जिसे RBI का एजेंट नियुक्त किया गया हो। मतलब SBI के जो भी और एसोसिएट्स बैंक है जिनको RBI का एजेंट नियुक्त किया वो भी बैंक से रिलेटेड, मतलब उनको भी बैंक की परिभाषा में शामिल किया गया है यहाँ। और या RBI एक्ट के अनुसार नियुक्त अन्य बैंक, मतलब SBI के अलावा और कोई भी बैंक है जो RBI नियुक्त करती है RBI एक्ट के हिसाब से, वो भी इसमें बैंक में शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन 11 है राज्य के संविवार
ट्रांजैक्शन के लिए बैंक किस अधिनियम के प्रावधानों की पालना करती है। मतलब जो गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस होंगे उनके लिए बैंक अधिनियम कौन सा लागू होगा, उन पे कौन से प्रोविज़न लागू होंगे, कौन से अधिनियम के, कौन से एक्ट के। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, आरबीआई एक्ट 1934। मतलब जो आरबीआई अधिनियम है 1934 उसके प्रावधान लागू होते हैं। फिर क्वेश्चन 12 है, संचित निधि में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड होता है गवर्नमेंट का, उसमें क्या क्या शामिल होता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब तीनों चीज़ें उसमें शामिल है। क्या क्या? राजस्व, पूंजी, ऋण। मतलब जो उसकी जो रेवेन्यू है सरकार की, जो कैपिटल है या जो लोन ले रखे हैं, वो तीनों चीज़ें इसमें शामिल होती है। फिर क्वेश्चन 13 है, संचित निधि को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद जो है वो कौन से अनुच्छेद में इसकी परिभाषा दी गई है, इसको डिफाइन कर रखा है संचित निधि को, कंसोलिडेटेड फंड को। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, अनुच्छेद 266(1). मतलब 266 एक अनुच्छेद में इसके बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन 14 है, आकस्मिकता निधि को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। मतलब कंटिजेंसी फंड जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से अनुच्छेद में डिफाइन किया गया है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, अनुच्छेद 267(2) में। मतलब अनुच्छेद 267(2) में कंटिजेंसी फंड के बारे में बता रखा है, उसको परिभाषित कर रखा है। फिर क्वेश्चन 15 है, लोक लेखा निधि को संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। जो पब्लिक अकाउंट फंड है उनको कौन से अनुच्छेद में संविधान के परिभाषित कर रखा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, अनुच्छेद 266(2) में उसको डिफाइन कर रखा है। फिर क्वेश्चन 16 है, स्थानीय निधि का वर्णन कहाँ है। मतलब लोकल फंड का कहाँ पर डिफाइन कर रखा है, कहाँ उसका उल्लेख है। तो ये देख आप, बाकी तीनों जो निधियाँ थी अपने, संचित निधि, लोक लेखा निधि या आकस्मिकता निधि, ये तीनों का जो वर्णन है वो अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद में। इकलौती जो स्थानीय निधि है उसका वर्णन कहाँ पर है, उसका वर्णन है सामान्य वित्तीय लेखा नियम के नियम 268(2) में। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा। मतलब ये इकलौती है जो GFR के नियम में उसका उल्लेख है, बाकी का अनुच्छेद में उल्लेख है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। फिर क्वेश्चन 17 है, निधियों को विधानसभा द्वारा प्राधिकृत करने तक नए व्यय करने के लिए रखी गई सुरक्षित निधि को क्या कहते हैं। मतलब जो भी फंड होंगे उनको, जो विधानसभा होगी, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है राजस्थान की, उसकी जो अथोराइज करने तक व्यय करने के लिए रखी गई सुरक्षित निधि को क्या कहते हैं। मतलब जब तक वो अथोराइज नहीं कर देगी विधानसभा तब तक उसमें से नया व्यय नहीं किया जाता है, उसको सुरक्षित रखा जाता है। तो ऐसी निधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, आकस्मिकता निधि। मतलब कंटिजेंसी फंड उसको कहते हैं कि भाई आकस्मिकता आएगी कोई, तो कंटिजेंसी कोई आती है तो पहले उसको विधानसभा से अप्रूव करवाते हैं, वो अप्रूव करवाने के बाद उसके विरुद्ध कोई खर्चा होता है। फिर क्वेश्चन 18 है, राजस्व, ऋण एवं अनुदान के लिए कौन सी निधि होती है। मतलब जो सरकार के रेवेन्यू होगी, लोन हो गए या ग्रांट्स होगी, इनके लिए जो भी फंड होंगे, निधि जो डिसाइड कर रखी है वो कौन सी होगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा। ये अपन ने पहले ही बात कर ली थी, यहाँ संचित निधि या मतलब कंसोलिडेटेड फंड में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं। फिर क्वेश्चन 19 है, स्थानीय निकायों की आय कौन सी निधि में रखी जाती है। जो लोकल बॉडीज़ होगी, जो स्थानीय निकाय होंगे, उनकी जो रेवेन्यू होगी, जो उनको आय जनरेट होगी, वो कौन सी निधि में फंड में रखते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, स्थानीय निकाय निधि। मतलब लोकल फंड जो होगा उसमें ये रखी जाती है। फिर क्वेश्चन 20 है, जमा भविष्य निधि, आरक्षित निधि कौन सी होती है। मतलब किसको ये जमा भविष्य निधि, आरक्षित निधि भी कहते हैं। मतलब जिसमें सरकार के लिए वे जमा या भविष्य निधियाँ या आरक्षित निधि जो भी होगी वो उसमें रखते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, लोक लेखा निधि। मतलब जो पब्लिक फंड होंगे उसमें इनको रखते हैं, या उसको ये आरक्षित निधि या भविष्य निधि, जमा निधि भी बोलते हैं। फिर क्वेश्चन 21 है, नियंत्रक अधिकारी से क्या अभिप्राय है। मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी से क्या मतलब होता है, क्या उसका आशय होता है। तो यहाँ आंसर जो होता है वो ऑप्शन बी आएगा, विभागाध्यक्ष या अन्य अधिकारी जिसे शक्तियाँ दी गई हो। मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कोई और अधिकारी जिसको इसके रिलेटेड शक्तियाँ प्रदत्त की गई हो, जो पावर्स दी गई हो, तो उसको नियंत्रक अधिकारी कहते हैं। फिर क्वेश्चन 22 है, सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के परिप्रेक्ष्य में नियंत्रक अधिकारी का दायित्व है। मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी का क्या दायित्व होता है GFR नियमों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, व्यय एवं राजस्व पर नियंत्रण करना। मतलब सरकार की जो भी रेवेन्यू होगी और जो भी एक्सपेंडिचर होगा उन पर कंट्रोल करना, कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सरकार को आय प्राप्त हो, और एक्सपेंडिचर जो नॉमिनल हो सके, जितना कम हो सके, वो उसका ध्यान रखते हैं, उस पर कंट्रोल करते हैं कि बिना बात का कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो जाए। फिर क्वेश्चन 23 है, आहरण वितरण अधिकारी निम्न में से किसको बनाया जा सकता है। मतलब
ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर कौन हो सकता है, किसको बना सकते हैं? डीडीओ, जिसको सिंपल लैंग्वेज में मतलब अपन बोलचाल की भाषा में नॉर्मली डीडीओ भी बोलते हैं, वो किसको बनाया जा सकता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, राजपत्रित अधिकारी को, मतलब गेजेटेड ऑफिसर को ही डीडीओ बनाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन 24 है, आहार एंड वितरण अधिकारी का कार्य नहीं होता, मतलब डीडीओ का कार्य क्या नहीं होएगा? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, अधीनस्थ कार्यालय का प्रशासनिक निरीक्षण करना, मतलब जो भी उसके सबऑर्डिनेट ऑफिस होंगे उसमें वो निरीक्षण, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन होता है, जो प्रशासनिक निरीक्षण होता है वो नहीं कर सकता। बाकी वेतन भत्तों एवं अन्य बिलों पर हस्ताक्षर करना उसका कार्य है। रोकड़ बही को प्रमाणित करना, मतलब जो कैश बुक होती है उसको वेरीफाई करना। वेतन भत्तों एवं अन्य बिलों के अनुसार राशि की वितरण सुनिश्चित करना, मतलब जो भी बिल होंगे उनके हिसाब से जो भी राशि बनेगी उसका डिस्बर्समेंट करना, मतलब उनको जिसको राशि दे बनती है उसको उस राशि का वितरण सुनिश्चित करना, उस तक राशि पहुंचाना, ये उसका कार्य होता है। फिर क्वेश्चन 25 है, निम्न में से कौन सा व्यय आवर्तक प्रकृति का नहीं है, मतलब रिकरिंग नेचर का कौन सा एक्सपेंडिचर नहीं है जो रेगुलर नहीं होता है? ऐसा कौन सा एक्सपेंडिचर है जो कभी कभी होता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, कार्यालय में एयर कंडीशनर का क्रिया, मतलब एसी का कोई क्रिया करते हैं, परचेज करते हैं एसी ऑफिस के लिए, तो वो रिकरिंग नहीं है, वो कभी कभार ही होता है। बाकी जैसे वेतन भत्तों हैं, अन्य बिलों का भुगतान है वो नॉर्मली मंथली होता है, तो बिजली पानी के बिलों का भुगतान भी मंथली होता है, पेंशन का भुगतान भी मंथली होता है, तो ये रिकरिंग है, मतलब हर मंथ ही होता है लगभग इनका पेमेंट, ये रेगुलर चलते रहते हैं। फिर क्वेश्चन 26 है, निम्न में से कौन सा व्यय आवर्तक प्रकृति का है, मतलब रिकरिंग नेचर का कौन सा एक्सपेंडिचर है जो रेगुलर होता रहता है? बाकी जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, एक इकलौता रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो ऑप्शन है उसमें कौन सा है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, बिजली पानी के बिलों का भुगतान, मतलब जो लाइट और मतलब इलेक्ट्रिसिटी और जो वाटर के जो बिल होंगे उनका जो पेमेंट करेंगे वो आवर्तक प्रकृति, मतलब रिकरिंग नेचर के होते हैं। बाकी मौसमी बीमारियाँ होती है, क्रिया की कैसी दवाइयाँ, ये कभी कभी मौसम के हिसाब से जो बीमारियाँ आती है उस हिसाब से दवाइयाँ, मतलब मेडिसिन परचेज करेंगे तो वो आपका नॉन रिकरिंग होगा। कार्यालय में फर्नीचर का क्रिया, मतलब वो कभी कभार या फर्नीचर के परचेज करोगे कार्यालय के लिए या कोई व्हीकल परचेज करोगे, तो ये रेगुलर व्यय नहीं है, ये इरेगुलर है, कभी कभार ही होते हैं। फिर क्वेश्चन 27 है, राजपत्रित अधिकारी कौन होता है, मतलब गेजेटेड ऑफिसर कौन होता है? तो ये अपन ने आरएसआर में भी बात कर ली थी, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों राजपत्रित अधिकारी होते हैं। कौन कौन? अखिल भारतीय सेवा का सदस्य, जो ऑल इंडिया सर्विस के जो सदस्य होंगे, जो ऑफिसर होंगे वो राजपत्रित अधिकारी होते हैं। राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1958 की अनुसूची में दर्शाए गए किसी पद का धारक व्यक्ति होता है, जो मतलब आरसीएस जो है राजस्थान सिविल सेवा क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील नियम है जो 1958, उसकी अनुसूची जो दे रखी है, एनेक्सर जो दे रखा है उसमें, उसके कि एक में जो भी दर्शा रखे हैं जिन पदों को, जिस पद के बारे में उसका वर्णन है, उस पद पर जो भी व्यक्ति लग रखा होगा, उसको धारक कर रखा होगा, वो व्यक्ति भी राजपत्रित कहलाता है। और राजपत्रित पद मतलब कोई गेजेटेड पोस्ट पहले से ही है, उस पर कोई संविदा पर नियुक्त व्यक्ति होगा तो वो भी गेजेटेड ऑफिसर ही कहलाता है। फिर क्वेश्चन 28 है, पुनर्विनियोग मतलब रीअप्रोप्रिएशन कहलाता है। रीअप्रोप्रिएशन किसको कहते हैं? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में निधियों का ट्रांसफर, मतलब जो अप्रोप्रिएशन जो होगा, जो भी विनियोग की एक यूनिट होगी उससे दूसरी यूनिट में अगर फंड का ट्रांसफ़र होता है तो उसको पुनर्विनियोग कहते हैं। मतलब किसी सैलरी हेड में आपको पैसा दे रखा है, उसको उठा के आप टीए बिल में डाल देते हो तो उसको पुनर्विनियोग कहते हैं। फिर क्वेश्चन 29 है, कोषागार के कार्यों में शामिल नहीं है, मतलब जो ट्रेजरी होती है उसके फंक्शंस जो हैं, उसके जो कार्य हैं उनमें क्या शामिल नहीं होता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, महालेखाकार के लेखों से मिलान करना, मतलब एजी के जो अकाउंट्स बने हुए होंगे उनसे अपने ऑफिस के अकाउंट्स का मिलान कराना, ये कोषागार का कार्य नहीं है, ये संबंधित जो ऑफिस होगा उसका कार्य होगा। वो अपने जो लेखे होंगे वो महालेखाकार के लेखों से मिलान करके जो भी गलतियाँ होंगी उनको, त्रुटियों को सुधार करते हैं। बाकी गैर न्यायालय संबंधित स्टाम्प रखना या न्यायालय संबंधित स्टाम्प रखना और व्यक्तिगत निक्षेप खाता है, मतलब पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट खोलना, ये सारे काम कोषागार यानी ट्रेजरी के होते हैं। फिर क्वेश्चन 30 है, वह कौन सी संस्था है जो राज्य कर्मचारियों के भवन एवं वाहन ऋण से संबंधित लेखे रखते हैं? मतलब कौन सा इंस्टीट्यूट है जो राज्य कर्मचारी होंगे उनके जो बिल्डिंग और व्हीकल लोन जो होंगे उनको जो मिलते हैं उनसे संबंधित जो अकाउंट्स रखती है, ऐसे कौन है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, कोषागार मतलब ट्रेजरी, ये इस संबंध में लेके रखती है। फिर क्वेश्चन 31 है, व्यक्तिगत निक्षेप खाते पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट कहाँ खोले जाते हैं? मतलब पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट कहाँ ओपन होते हैं? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, कोषागार में, मतलब ये भी ट्रेजरी में ही खुलते हैं। फिर क्वेश्चन 32 है, राजस्थान में वर्तमान में कितने नॉन बैंकिंग कोषागार है? मतलब नॉन बैंकिंग ट्रेजरीज कितनी है राजस्थान में फिलहाल? जो आंसर ए आएगा यहाँ पर शून्य, मतलब
एक भी नॉन बैंकिंग कोषागार ट्रेजरी कोई भी राजस्थान में फ़िलहाल नहीं है। फिर क्वेश्चन 33 है, वह कोषागार जो स्वयं वित्तीय लेन देन नहीं करते हैं बल्कि बैंक के माध्यम से लेन देन करते हैं कहलाते हैं। मतलब ऐसे कौन सी ट्रेजरीज है जो खुद तो फाइनेंशियल को ट्रांजेक्शन नहीं करती बल्कि बैंक के थ्रू वो ट्रांजेक्शन्स करती है फाइनेंशियल, तो वो कौन सी ट्रेजरीज कहलाती है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, बैंकिंग कोषागार, मतलब बैंकिंग ट्रेजरी जो होगी वो कहलाती है वो। फिर क्वेश्चन 34 है, कोषागार का मुख्य कार्य क्या है? मतलब ट्रेजरी का मेन फंक्शन क्या है, क्या उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या होता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारे काम उसके होते हैं। कौन कौन से? मासिक प्राप्तियां भुगतान के लेके तैयार कर महालेखाकार को भिजवाना, मतलब जो मंथली जो भी रिसिप्ट और पेमेंट के जो भी अकाउंट्स होंगे उनको तैयार करना, रेडी करना और उनको एजी को भिजवाना। स्टाम्प्स रखना, जैसे अभी अपन ने बात की थी, वो जुडिशियल नॉन जुडिशियल दोनों स्टाम्प वो रखती है। व्यक्तिगत निक्षेप खाते रखना, मतलब पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट रखना, ये तीनों काम उसके होते हैं। फिर क्वेश्चन 35 है, राज्य के कार्यालयों में कार्यालय अध्यक्ष कौन घोषित कर सकता है, किस नियम में प्रावधान है? मतलब जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होंगे उनमें हेड ऑफिस मतलब कार्यालय अध्यक्ष कौन घोषित कर सकता है, कौन डिक्लेयर कर सकता है कि ये ऑफिसर कार्यालय अध्यक्ष होगा और इसका किस नियम में प्रावधान कर रखा है, मतलब किस नियमों के आधार पर कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, विभागाध्यक्ष। और नियम 3A, मतलब नियम 3A में ये दे रखा है कि विभागाध्यक्ष जो होगा किसी भी विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो अपने किसी भी नीचे वाले राजपत्रित अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष हेड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर कर सकता है। फिर क्वेश्चन 36 है, कार्यालय अध्यक्ष घोषित करते समय विभागाध्यक्ष मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखेगा? मतलब कोई भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब किसी ऑफिसर को कार्यालय अध्यक्ष यानी हेड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर करेगा, घोषित करेगा, तो उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, राजपत्रित अधिकारी होना चाहिए। मतलब जिसको भी कार्यालय अध्यक्ष घोषित किया जाए वो गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, मतलब हर किसी को नहीं बना सकते, कम से कम वो गेजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन 37 है, कार्यालय अध्यक्ष के मुख्य कार्य क्या है? मतलब जो हेड ऑफ ऑफिस होगा उसके मेन फंक्शंस क्या है, उसके क्या मुख्य कार्य होंगे, क्या क्या काम उसको करने हैं? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दया आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारे काम उसके हैं, उसको करने होंगे। कौन कौन से? सामान्य वित्तीय लेखा नियम में दी गई शक्तियों के अनुसार कार्य करना, मतलब GF&R में जो उसको पावर्स दी हुई है उस हिसाब से उसको कार्य करने होंगे, जो जो उसको कार्य बता रखे हैं। और कार्यालय के वेतन भत्तों एवं कंटिजेंसी का भुगतान करना तथा राशि का आहरण करना, मतलब जो भी ऑफिस के जो भी सैलरी अलाउंसेज और कंटिजेंसी के जो भी पेमेंट होंगे उनको करना और राशि का आहरण करना, मतलब इस संबंध में जो भी राशि उसको आहरण करनी पड़े इसका पेमेंट करने के लिए वो काम उसको करना होगा। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण पर्यवेक्षण रखना, मतलब अपने अधिकारियों जो भी कर्मचारी होंगे उसके अधीन जो भी आ रहे हैं उसके ऑफिस में उन पर उसको कंट्रोल रखना होगा, इंस्पेक्शन करना होगा, उनका पर्यवेक्षण करना होगा, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 38 है, कार्यालय अध्यक्ष के अतिरिक्त किसको आहरण एवं वितरण अधिकारी बनाया जा सकता है? मतलब और तथा इसका प्रावधान किस नियम में? तो मतलब हेड ऑफ ऑफिस तो कार्यालय अध्यक्ष जो होगा वो आहरण वितरण अधिकारी होता है, लेकिन वो कार्यालय अध्यक्ष किसको और को आहरण वितरण अधिकारी भी बना सकता है, तो वो कौन हो सकते हैं और इसका किस नियम में प्रावधान है, मतलब किस नियम के हिसाब से आहरण वितरण अधिकारी बनाया जा सकता है? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, राजपत्रित अधिकारी को नियम 3B में, मतलब कार्यालय अध्यक्ष जो होगा वो नियम 3B के हिसाब से राजपत्रित अधिकारी, किसी भी राजपत्रित अधिकारी जो उसके अंडर में है उसको आहरण एवं वितरण अधिकारी मतलब DDO बना सकता है। तो 3A में तो बात हुई अपनी विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष बनाएगा, और 3B में बात हुई कार्यालय अध्यक्ष अपने किसी भी राजपत्रित अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी मतलब DDO बनाएगा। फिर क्वेश्चन 39 है, आहरण एवं वितरण अधिकारी क्या कार्य नहीं कर सकता है? मतलब जो ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर मतलब DDO जो होगा वो कौन सा फंक्शन नहीं कर सकता, कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, राजपत्रित अधिकारियों के वेतन भत्तों के बिलों पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। मतलब जो भी DDO होगा वो जो भी गेजेटेड ऑफिसर के सैलरी या अलाउंसेज के जो भी बिल होंगे उन पर वो साइन नहीं कर पाएगा, उन पर या तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट करेगा या हेड ऑफ ऑफिस मतलब विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष ही साइन कर सकता है। फिर क्वेश्चन 40 है, विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ किस स्तर के अधिकारियों को कार्यालय अध्यक्ष घोषित नहीं कर सकता? मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा उसके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर होंगे उनमें से किसको कार्यालय अध्यक्ष यानी हेड ऑफ ऑफिस डिक्लेयर नहीं कर सकता, वो कौन से ऑफिसर हो सकते हैं ऐसे? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, राजपत्रित अधिकारी जो कार्यालय में वरिष्ठतम हो, मतलब जो नॉन गेजेटेड ऑफिसर होंगे, चाहे वो कार्यालय में वरिष्ठतम ही हो, चाहे मतलब सबसे ज़्यादा पुराने हो वो,
उनको सबसे ज़्यादा टाइम हो गया हो तो भी उनको वो कार्यालय अध्यक्ष घोषित नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अपन ने बात की है कि कार्यालय अध्यक्ष उन्हीं को घोषित किया जा सकता है जो राजपत्रित हो। तो यहाँ ऑप्शन द आएगा। फिर क्वेश्चन 41 है, कार्यालय अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व GF&AR के किस परिशिष्ट में दिए गए हैं? मतलब कौन से अपेंडिक्स में, GF&AR के अपेंडिक्स में जो कार्यालय अध्यक्ष होगा, जो हेड ऑफ ऑफिस होगा, उसके फंक्शन एंड मतलब कार्य और उत्तरदायित्व मतलब फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी दे रखी है। तो वो कौन से परिशिष्ट में? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, परिशिष्ट 1। परिशिष्ट मतलब अपेंडिक्स 1 में उसके कार्य और उत्तरदायित्व बता रखे हैं। फिर क्वेश्चन 42 है, एक कार्यालय में कितने कार्यालय अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकते हैं? मतलब किसी भी ऑफिस में कितने हेड ऑफ ऑफिस हो सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, कितने हेड ऑफ ऑफिस को मतलब कार्यालय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नहीं आएगा, 1। मतलब एक ऑफिस में एक ही कार्यालय अध्यक्ष हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। फिर क्वेश्चन 43 है, निम्न में से कौन सा कार्य कार्यालय अध्यक्ष के कर्तव्य में शामिल नहीं है? मतलब कौन सा फंक्शन जो है वो हेड ऑफ ऑफिस की ड्यूटी में शामिल नहीं होता, उसके कार्य उसमें नहीं माना जाता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, विभागाध्यक्ष को वित्तीय मामलों में सलाह देना। मतलब जो फाइनेंशियल मैटर्स होंगे उसमें हेड ऑफ डिपार्टमेंट को अपनी सलाह देना, वो उसका काम नहीं है सलाह देने का। उसका काम है समस्त बिलों पर आहरण वितरण अधिकारी के रूप में हस्ताक्षर करना, जो भी बिल होंगे उस पर DDO के रूप में साइन करना, ये उसका कार्य हो सकता है। समस्त प्राप्तियों और आहरित निधियों का लेखा रखना तथा उसका भुगतान कर प्रमाणित करना। मतलब जितनी भी रेवेन्यूज होगी और जितनी भी निधियों का लेखा होगा, आहरित मतलब जितनी भी ड्रॉ करेगा वो फंड्स को, उनका लेखा रखेगा और उनका भुगतान कर उनको वेरीफाई करेगा। राजपत्रित अधिकारियों के वेतन भत्तों के बिलों पर हस्ताक्षर करेगा। मतलब गेजेटेड ऑफिसर्स के जो सैलरी और जो अलाउंसेज के बिल्स होंगे उन पर वो साइन करेगा, ये उसके कार्य हैं। ऑप्शन फिर क्वेश्चन 44 है, राजपत्रित अधिकारियों के बिलों पर निम्न में से कौन हस्ताक्षर कर सकता है? तो अपन ने बात की थी कि भाई गेजेटेड ऑफिसर्स के जो बिल्स होंगे उन पे DDO साइन नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं अपन कौन साइन कर सकता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी मतलब तीनों उस पर साइन कर सकते हैं। कौन कौन? विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होंगे, संभागीय अधिकारी जो होंगे जो वो, या कार्यालय अध्यक्ष होगा, ये तीनों उस पर साइन कर सकते हैं, बस DDO साइन नहीं कर सकता। फिर क्वेश्चन 45 है, कार्यालय के भंडार में वस्तुओं को मितव्ययी रूप से प्राप्त किया गया तथा उनके उचित हिसाब किताब एवं अभिरक्षा की व्यवस्था की गई है कि नियंत्रण का दायित्व है। मतलब कोई भी स्टोर्स होगी, जो ऑफिस का स्टोर होगा, उसमें जो भी वस्तुएं, जो भी सामान जो आएगा उसको मितव्ययी रूप से प्राप्त किया है, मतलब कम से कम लागत में उसको रिसीव किया है और इसकी उचित हिसाब किताब मतलब उसका मेंटेन करना, उसका रिकॉर्ड रखना और उसकी अभिरक्षा मतलब उसको सुरक्षित रखने की जो भी व्यवस्था होगी, उसके नियंत्रण का दायित्व किसके पास होता है, उसका कंट्रोल कौन करता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन स आएगा, कार्यालय अध्यक्ष का। मतलब हेड ऑफ ऑफिस का ये दायित्व होता है कि ये सारा काम वो देखे। फिर क्वेश्चन 46 है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के उपबंधों के निर्वचन में के बारे में कोई संदेह हो तो मामले को वित्त विभाग के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। किस नियम में प्रावधान है? मतलब जो भी GF&AR के जो रूल्स के जो भी क्लोज हैं उनके संबंध में अगर कोई भी संदेह होता है तो मामले को अपन वित्त विभाग के पास भेजते हैं। तो ये किस नियम में प्रावधान है वित्त विभाग के पास भेजने का? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, नियम 4। नियम 4 में ये प्रावधान कर रखा है कि कोई भी अगर उसमें मामलों में अगर कोई भी संदेह होता है, कोई भी उनको डाउट लगता है, तो उसके क्लेरिफिकेशन के लिए मामला वित्त विभाग को मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ अपन ने जो चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड जो MCQs अपने एग्जाम से रिलेटेड जो अच्छे बन सकते हैं वो मैंने यहाँ कवर करवा दिया। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स के संबंधित जो MCQs बन सकते हैं वो लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे ज़रूर जुड़िएगा ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।